तो हमारा लड़का स्टेक पर जिंदा भुन रहा है और उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम रही है। सब कुछ गलत कहाँ हो गया? मतलब बंदे ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी, वो एक नाइट बन गया, अपना नाम बनाया और जिंदगी आसान थी। लेकिन अब वो मीडियम रेयर हो चुका है और सोच रहा है कि किस फैसले ने उसे बर्बाद कर दिया। फिर उसे याद आता है, ओह हाँ, ये वो पल था जब क्वीन ने उसे बुलाया और कहा, हे क्लीन, अगर तुम ब्लैक ड्रैगन क्वीन को मारने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। और देखो, मुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन अगर कोई सुंदर क्वीन मुझे ऐसा कहती तो हाँ, मैं भी जंग में कूद पड़ता। हमारे लड़के ने अपने फ्यूचर में रॉयल बैकशॉट्स देखे और कहा, शर्त मंजूर, मैं तैयार हूं। कुछ साल बाद क्लाइन ने बिल्कुल तबाही मचा रखी है। उसने हर तरफ जंग लड़ी और पूरी डीमन आर्मी को खत्म कर दिया। और अब उसके और उन रॉयल बैकशॉट्स के बीच में सिर्फ ये बुरी चुड़ैल खड़ी है। तो वो खुद को जोश दिलाता है, मैदान जंग में तूफान की तरह घुसता है और असल में कर दिखाता है। ड्रैगन क्वीन को मार गिराता है। हर कोई पागल हो रहा है, जश्न मना रहा है जैसे पागल हो गए हों, और क्लाइन की तारीफ कर रहा है कि उसने किंगडम को बचाया और न जाने क्या क्या। विक्ट्री बैंक्वेट में हर कोई क्लाइन के गुण गा रहा है, कह रहा है कि उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। लेकिन क्लाइन की नज़र सिर्फ एक चीज़ पर है। वो इन सब एनपीसीज को इग्नोर करता है और सीधा क्वीन के पास जाता है। वो भी उसकी तारीफ करती है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। क्लाइन उसे लेता है और उसे याद दिलाता है, यो, आपको वो वादा याद है जो आपने किया था कि अगर मैं जीत गया तो आप मेरे साथ एक ड्रिंक पिएंगी, क्योंकि इस आदमी ने इस पल के लिए बहुत मेहनत की है। क्वीन मीठी मुस्कान के साथ कहती है कि उसे याद है और उसे पीने के लिए कहती है। वादा करती है कि उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। क्लाइन बिना हिचकिचाए एक ही बार में पूरा पी जाता है। अगले ही पल वो अपने जिस्म पर से कंट्रोल खो देता है और ज़मीन पर गिर जाता है। उसे बिल्कुल नहीं पता कि क्या हुआ। इस दौरान ये धोखेबाज वही मुस्कान लिए उसकी ऊपर खड़ी है। फिर ये एक आंख वाला हरामी चिल्लाने लगता है कि क्लाइन ने बगावत की कोशिश की है, कि वो नाइट्स को क्राउन के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है और सबको उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। नाइट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं कि क्लाइन ऐसा कभी नहीं करेगा। उस आदमी ने अभी पूरा किंगडम बचाया है, वो बगावत क्यों करेगा? लेकिन नहीं, इन हरामियों ने ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। उन्होंने पहले क्लाइन के दोस्तों को पकड़ा और फिर ऐलान किया कि जो भी हमारे लड़के को बचाने की कोशिश करेगा उसे भी ट्रेटर मान लिया जाएगा। वापस प्रेजेंट में क्लाइन स्टेक पर आधा पक चुका है। वो चिल्ला रहा है, भीड़ से पूछ रहा है कि क्या वो सच में मानते हैं कि वो एक ट्रेटर है। और आप जानते हैं ये एहसान फरामोश हरामी क्या करते हैं? वो पत्थर और सब्जियां फेंकने लगते हैं। मरते वक्त वो क्लासिक मैन वॉर रिवेंज मोनोलॉग में चला जाता है। सोचता है कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वो सब कुछ जला देगा और सबको तबाह कर देगा। वही आम बदले की बातें। कुछ घंटे बाद आग बुझ गई है और क्लाइन अब सिर्फ राख है। फिर नीले कपड़ों में ये औरत आती है और डैम, आर्टिस्ट ने यहाँ कमाल कर दिया है। वो कहना शुरू करती है कि कैसे सब कुछ एक धोखा है। लोग कैसे सपनों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं है। वो एक बड़ा स्पेल करती है और कहती है, मैजिक डिवाइसेस का युग आ रहा है। कुछ सेकंड्स बाद हमारा लड़का वापस आ जाता है और उसके पहले शब्द होते हैं, मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। और सच कहूं तो मैं इस मामले में उसके साथ हूं। आखिरकार उस आदमी को रॉयल बैकशॉट से महरूम कर दिया गया था। 3 साल बाद, और हैरानी की बात है, क्लाइन अभी तक अपने दुनिया तबाह करने के गोल्स पूरे नहीं कर पाया है। आदमी बस यहाँ बोर हो रहा है, पूछ रहा है कि क्या कुछ मज़ेदार करने के लिए है। तभी उसे मार्केट में कुछ शोर सुनाई देता है, तो वो चेक करने का फैसला करता है। जिस भी छत पर वो आराम कर रहा था वहाँ से नीचे कूदता है। कहता है कि ये एंटरटेनमेंट का टाइम है। नीचे मार्केट में ये हरामी नाइट्स आम लोगों से ज़बरदस्ती हथियार ले रहे हैं। कह रहे हैं कि ये क्वीन के ऑर्डर्स हैं। बैकग्राउंड में ये छोटी पिंक बालों वाली लड़की सब कुछ होते हुए देख रही है। जब इन हरामियों में से एक उसके पास आता है, उसे टूटी हुई तलवार जो वो ले जा रही है देने की मांग करता है। लड़की रोने लगती है, समझाती है कि तलवार टूटी हुई होने की वजह से बेकार है और उससे विनती करती है कि उसे रखने दे, क्योंकि ये उसकी माँ की निशानी है। लेकिन कोई इंसानियत दिखाने के बजाय ये उसके गले पर अपनी तलवार रख देता है। कहता है, इसे दे दो या मर जाओ। और ये हरामी सच में एक बच्ची पर वार करता है। लेकिन इससे पहले कि वो वार कर पाता, उसकी तलवार उसके हाथ से गिर जाती है।
नाइट तुरंत घूमता है और पूछता है कि ये किसने किया, और वहां हमारा लड़का क्लाइन एक छत पर बैठा है, स्मग लुक दे रहा है और इस आदमी का मजाक उड़ा रहा है। पूरी भीड़ उसे देखकर जश्न मनाने लगती है, चिल्लाती है, शौरो हमें बचाने आया है। कैप्टन क्लाइन की तरफ इशारा करता है, उसे धमकाता है, कहता है कि वो उनके ऑर्डर्स को ना मानने पर पछताएगा। लेकिन हमारे डिस्काउंट रॉबिनहुड को कोई परवाह नहीं है। नाइट्स उस पर हमला करते हैं और अगले ही फ्रेम में वो सब जमीन पर पड़े होते हैं। क्लाइन ने एक बूंद पसीना भी नहीं बहाया। कैप्टन खुद अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है, लेकिन हमारा लड़का वार के बीच में उसका हाथ पकड़ लेता है और सीधा उसके फैमिली जूल्स पर एक जबरदस्त लाट मारता है। फिर वो सब नाइट से कहता है कि सब कुछ छोड़ दो या अपने फ्यूचर बेटे बेटियों को अलविदा कह दो, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करेगा कि अगर उन्होंने कुछ करने की कोशिश की तो उनके कभी बच्चे नहीं होंगे। कोई नहीं चाहता था कि उनके नट्स रीअरेंज हो जाएं, तो उन्होंने ऑफर मान ली और भाग गए। हालांकि उन्होंने क्लाइंट से ये कहना सुनिश्चित किया कि वो इस पर पछताएगा। पिंक पालों वाली लड़की उसके पास आती है, उसे शिराओ कहती है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। क्लाइंट उठता है और सब गांव वालों से कहता है कि वो नाइट्स ने जो भी छोड़ा है वो ले जाने के लिए आज़ाद हैं। तो क्लाइन फिर से एक छत पर है और फिर से बोर होने की शिकायत कर रहा है। तभी ये प्रीस्ट्स चिकाती है और कहती है, हमारा लड़का ऐसा कैसे कह सकता है जब वो एक शिवलरस चोर बन गया है और बहुत से लोगों का सम्मान जीत चुका है। वो इसके बाद बोर कैसे महसूस कर सकता है। शिरो उसकी तरफ मुश्किल से देखता है। वो कहता है कि उसे सम्मान या ऐसी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जो मायने रखता है वो ये है कि चीज़ें मज़ेदार हैं या नहीं। फिर लड़की शरारत से कहती है कि हमारा लड़का कभी किंगडम का सबसे मजबूत नाइट हुआ करता था और उससे पूछती है कि वो आम लोगों के साथ क्यों घूम रहा है। फिर वो अपनी खंजर छत में घुसा देती है। शिरो को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रही है। काले बालों वाली औरत इनकार करती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो उसे याद दिलाती है कि वो एक बार नाइट्स का राजा था। देशद्रोह के लिए उसे फांसी दी गई, सब कुछ खो दिया। शिरो ऊपर लटके हुए बड़े से चांद को घूरता है और अपनी पूरी जिंदगी को कोसने लगता है। वो ये कहने की कोशिश करती है, हे, कम से कम तुम जिंदा हो, तुम अभी भी चीजें बदल सकते हो। क्लाइन कहता है, ठीक है, कूल, लेकिन तुमने मुझे बचाया ही क्यों? लेकिन मैसायस उसे सबसे गोलमोल जवाब देती है। पूछती है कि क्या उसे सच में कोई वजह चाहिए। वो बस उसे स्ट्रगल करते देखकर मजे ले रही है। शोर कहता है, बहुत अच्छा, मेरी बचाने वाली एक सेडिस्ट है, लेकिन उसकी मदद कबूल करता है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं है। फिर वो उसे पीछे से गले लगाती है और वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बीच कैसल लिन में जहां काउंट वॉटेवर रहता है, कुछ सबॉर्डिनेट्स को बुरी तरह से डांटा जा रहा है। वो अपनी नाकामी की रिपोर्ट कर रहा है, बहाने बना रहा है कि दुश्मन बहुत मजबूत था। गुस्से में लॉर्ड ये सब नहीं सुन रहा, उसे उसके मुंह पर बेकार कहता है। सबॉर्डिनेट घुटनों के बाल है, माफी की भीख मांग रहा है, जबकि लॉर्ड के पास खड़ी ये औरत बस ऐसे मुस्कुरा रही है जैसे वो अपना पसंदीदा कॉमेडी शो देख रही हो। ओवरलॉर्ड जेम्स पर खास तौर पर गुस्सा होता है कि वो बार बार फेल हो रहा है। जेम्स अब बेबस है, एक आखिरी मौके की भीख मांग रहा है। कसम खाता है कि वो इस बार शिरू को पकड़ लेगा। लॉर्ड को कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो 2 योद्धाओं को बुला लेता है। वो आते हैं, सर झुकाते हैं और ऑर्डर्स के लिए तैयार हो जाते हैं। मिशन आसान है, शिरू को किसी भी कीमत पर पकड़ो। जेम्स उसे कैप्टन से रेगुलर सोल्जर बना दिया जाता है। वो इसके लिए मान जाता है क्योंकि जिंदगी पेचेक से ज़्यादा कीमती है। कम से कम वो मरा नहीं। वापस शहर में हमें ये बर्ड्स आई व्यू शॉट मिलता है। ऊपर से शिरू भीड़ को देख रहा है कि आम लोगों के साथ कचरे जैसा बर्ताव किया जा रहा है। वो जानता है कि मुसीबत आने वाली है। मिसियास उसके पास है, एक प्रोफेसी से कुछ लाइन पढ़ रही है कि ब्लेड के टुकड़े फिर से मिलेंगे। लेकिन हमारा लड़का उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है। फिर शीरू और लड़की को कुछ गड़बड़ लगती है। वो परेशान है कि गार्ड्स इतनी जल्दी वापस आ गए। मिसियास कहती है कि उनका बर्ताव बदल गया है। शीरू ये जानने का इंतजार नहीं करता कि क्यों, वो बस अंदर घुस जाता है। इस बीच सोल्जर्स दरवाजे जा रहे हैं, लोगों से उनकी कीमती चीजें मांग रहे हैं। ये बूढ़ा आदमी डरा हुआ है, रहम की भीख मांग रहा है और शिरो से मदद के लिए पुकार रहा है। गार्ड्स में से एक उस बेचारे के चेहरे पर पैर रख देता है। इस बीच जेम्स सोच रहा है वो ये गंदा काम क्यों कर रहा है, जब उसे चेहरे पर एक फ्लाइंग किक लगती है और यार ये आदमी काफी दूर जा गिरता है।
फिर इस दूसरे नाइट ने हमारे लड़के को देखा और कहा कि वो उसका इंतजार कर रहा था। हमारा लड़का नहीं जानता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो उनका चैलेंज कबूल करता है। वादा करता है कि वो उनका सबसे बुरा सपना बनेगा। ये सुनकर लाल बालों वाला नाइट अपना आपा खो देता है और अपनी सबसे अच्छी मूव से हमला करता है। शीरो पूरी चीज को सिर्फ एक उंगली से रोक देता है। सच में एक उंगली। तो अब नाइट डल रहा है कि उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ। फिर अचानक जमीन से हाथ निकलते हैं और शीरो के पैर पकड़ लेते हैं। लाल बालों वाला सबको उसे पकड़ने के लिए चिल्लाता है। सारे सोल्जर्स अंदर आते हैं, लेकिन शीरो बिल्कुल भी परेशान नहीं दिखता। वो वही उंगली उठाता है और बस उस उंगली से जमीन पर टैप करता है और बूम, सब एक बड़े धमाके से तबाह हो जाते हैं। उसने सिर्फ अंडरग्राउंड हाथ के हमले को कॉपी नहीं किया, उसने उसे और भी मजबूत बना दिया। आर्मर्ड नाइट इतनी जोर से पीछे उछलता है कि वो लगभग एक पूरी बिल्डिंग से टकरा जाता है। शिराओ पास जाता है और उस आदमी को उसके बालों से पकड़कर ऊपर उठाता है। वो गार्ड का सिर दीवार में मारता है और इस हरामी से पूछता है कि वो इस जगह को बार बार क्यों लूट रहे थे, लेकिन वो आदमी बात नहीं करता। कहता है कि वो अपने बॉस का वफादार है। तो शिराओ उसका मास्क उतारता है, अपना डीमन साइड दिखाता है। वो गार्ड को अपने गंदे जले हुए जख्म दिखाता है और उसे बताता है कि वो किसी से भी ज्यादा खतरनाक है जिसे वो जानता है, और कहता है कि अगर वो बात नहीं करेगा तो वो उसके पूरे परिवार, उसके बच्चों को भी मिटा देगा। आदमी तुरंत डर से हार मान लेता है। वो शिरू को सब कुछ बता देता है, अपने बॉस का नाम और कि उनके बॉस ने उन्हें कोई मैजिक टूल लेने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो क्या है। तो हमारा लड़का बस एक खंजर निकालता है, पूछता है कि क्या वो इसे ढूंढ रहे थे। लाल बालों वाला सिर हिलाता है, कहता है कि वो बिल्कुल यही ढूंढ रहे थे। शिरू उस एक आखिरी चेतावनी देकर छोड़ देता है। आदमी और उसकी टीम जितनी तेजी से हो सकता है भाग जाते हैं। शिरो वहां अकेला खड़ा सोच रहा है कि इस शहर की शांति ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और मुसीबत आने वाली है। काउंट की हवेली में लोग शहर में घूम रहे इस नेक चोर के बारे में बातें कर रहे हैं। हर कोई इस आदमी के हिम्मत से हैरान है, और ऐसी भी कहानियां हैं कि उसने काउंट को सबके सामने शर्मिंदा किया। भीड़ के बीच में एक चोगे में एक रहस्यमयी व्यक्ति छिपा हुआ। हाय, वो अपना हुड पीछे खींचता है, सुनहरे बाल और ये धोखेबाज मुस्कान दिखाती है। ये एक लड़की है और वो शिरू के बारे में कुछ वादा फुसफुसा ही है। उसकी हरी आंखें बहुत तेज लग रही हैं। इस बीच हमारा लड़का अपने लाल चोगे में स्क्वायर से गुजर रहा है, बिल्कुल अलग दिख रहा है। वो सोच रहा है कि काउंट उसका अगला निशाना है जब कोई उसका नाम चिल्लाता है। वो मुड़ता है और ये लड़की पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है, बहुत खुश लग रही है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, वो उसे गले लगाकर जमीन पर गिरा देती है। हाय। शीरो गुस्से में है और उससे पूछता है कि वो कौन है और वो ये सब क्या कर रही है। लड़की अपना नाम कैरल बताती है और कहती है कि वो उसकी मदद करना चाहती है। शीरो उसे ठंड से मना कर देता है, कहता है कि उसे मदद नहीं चाहिए। कैरल कहती है, रुको, क्या तुम सच में मुझे मना कर रहे हो? मैं इतनी दूर से आई हूँ और मैं क्यूट हूँ। हमारा लड़का उसे देखता है, बिल्कुल कंफ्यूज कि ये मखलूक क्या कह रही है, लेकिन फिर उसे चले जाने के लिए कहता है। लेकिन कैरल फिर से हमला करती है, शारीरिक रूप से नहीं। वो बस जोर से चिल्लाती है, राइचस थीवरी। भरी सड़क के बीच में उनके आसपास सब रुक जाते हैं और घूरने लगते हैं। शिरो कहता है, ठीक है, हमें कहीं अकेले में बात करनी होगी अभी। जब वो अकेले होते हैं, कैरल कह रही है कि वो उसके अगले काम में शामिल होना चाहती है। शिरो परेशान है, पूछता है कि वो क्या चाहती है। लड़की उसके पास जो बदबू वाला पोशन है उसे इस्तेमाल करने का सुझाव देती है। शिरो सोचता है कि वो पागल है और उसे याद दिलाता है कि वो जो प्लान कर रहा है उससे उन्हें सख्त सज़ा मिल सकती है। कैरल समझाने लगती है कि ये पोशन कितना गंदा है, और सच कहूँ तो शिरो को दिलचस्पी हो रही है। वो उसे साथ आने देने के लिए मान जाता है, वादा करता है कि वो उसे सिखाएगा कि असली मज़ा कैसे करते हैं। कैरल ने ये उम्मीद नहीं की थी कि वो खुशी से चिल्लाती है, और अब वो पूरा हमला एक साथ प्लान कर रहे हैं। वापस हवेली में गार्ड्स काउंट को और बुरी खबर दे रहे हैं। काउंट अपना दिमाग खो रहा है, गुस्से में अपने बाल नोच रहा है। वो इस लॉर्ड हान से डरा हुआ है और सब कुछ बर्बाद करने के लिए अपने सभी गार्ड्स तो दोष दे रहा है। गार्ड्स बस वहां डर से खड़े हैं, उसे गुस्सा करते हुए सुन रहे हैं। तभी नाइट और बुरी खबर के साथ दौड़ता हुआ आता है। उसे बताता है कि कैसे एक लड़की अभी घर में घुस गई है और तबाही मचा रही है। इससे ये हरामी और भी गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि किसकी हिम्मत हुई उसके घर पर हमला करने की। फिर शिरो ऊपर से नीचे कूदता है। आर्मर्ड योद्धा पूछता है कि उसके सामने कौन है।
शिरो काउंट को देखता है और उसे सबसे बेइज्जती वाला सलाम करता है। काउंट अपनी तलवार पकड़ता है, कहता है कि उसने इस चोर से फिर से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। हमारा लड़का उसकी तरफ दौड़ता है और काउंट को पकड़ लेता है, गले से इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता। इस हरामी को विश्वास नहीं हुआ कि उसके साथ क्या हुआ जब शिरो ने उसे दीवार से लगा दिया। काउंट मुस्कुराने की कोशिश करता है और सुझाव देता है कि वो सभ्य लोगों की तरह बात करें, फिर अपने सैनिकों को मदद के लिए इशारा करता है। गार्ड्स आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन शिरो उन्हें ऐसे देखता है जैसे वो कचरा हो और कैरोल को बुलाता है। लड़की दरवाजे को लात मारकर खोलती है और हॉल में दाखिल होती है। सब इस युवा महिला को देखकर हैरान हैं। कैरोल गार्ड्स पर एक शीशी फेंकती है और कुछ घिनौना सा हर तरफ फट जाता है। गार्ड्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं क्योंकि बदबू बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। एक नाइट इसे सह नहीं पाता और सीधा उल्टी कर देता है। इस दौरान कैरल अपनी जिंदगी के मजे ले रही है। वो हरे हुए दुश्मनों को इधर उधर मार रही है, उन्हें नीचे गिरे हुए पर लात मार रही है। अब पूछताछ का समय है। शिरो काउंट से मैजिक टूल के बारे में पूछने लगता है और काउंट समझने की कोशिश कर रहा है कि ये लड़का इस बारे में सीरियस है या सिर्फ मजाक कर रहा है। फिर शिरो एक खंजर काउंट के हाथ में घुसा देता है, ये साबित करने के लिए कि वो खेल नहीं रहा है। शिरो उसे एक अल्टीमेटम देता है, या तो सब कुछ बता दो जो तुम जानते हो, या मैं तुम्हारे शरीर की हर हड्डी एक एक करके तोड़ दूंगा। काउंट चिल्ला रहा है और सब कुछ उगलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही चीजें आराम से हो रही थीं, शिरो को कुछ महसूस होता है और ये अनजान आदमी उस पर कुछ फेंकता है। शिरो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। प्रोजेक्टाइल उसकी उंगलियों के बीच से निकल जाता है और आकर काउंट के शरीर में लग जाता है। मोटा आदमी दर्द से चिल्ला रहा है और हमारा लड़का सोच रहा है कि उसने कैसे गड़बड़ कर दी। वो हमले को रोक नहीं पाया। वो उसके पीछे भागने की कोशिश करता है जिसने ये किया, लेकिन समझ जाता है कि निशाना बच निकला है। वो गुस्से में है। कैरल काउंट की तरफ देखती है। मरा हुआ आदमी फर्श पर पड़ा है और वो लगभग जश्न मना रही है। शिरू उसे ठंड से देखता है। काउंट का चेहरा पूरे डर से बिगड़ा हुआ है। सुई के जहर ने उसे जल्दी मार दिया, लेकिन ये बहुत दर्दनाक लग रहा था। कहीं और जिस आदमी ने सुई फेंकी थी वो अपनी सफलता की खबर दे रहा है, लेकिन नहीं, ये आदमी खुश नहीं है और कहता है कि कैसे ये चीज़ उनकी नाकामयाबी के बिना नहीं होती, और फिर मैजिक टूल्स मांगता है। हत्यारा उसे बताता है कि कैसे एक टुकड़ा पहले से ही शिरो के हाथों में है। वहां ये बूढ़ा आदमी एक विलन की तरह मुस्कुरा रहा है, कह रहा है कि अगर वो हमारे लड़के को मार दे और सारे टुकड़े इकट्ठे कर ले तो वो कुछ दिव्य शक्ति को जगा सकता है। उसके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली बनने का मौका है। अरे, वो इस दुनिया का भगवान भी बन सकता है और सब कुछ खत्म कर सकता है। इस दौरान काउंट की हवेली में शहर के लोग उमड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि काउंट मर गया है, तो जाहिर है वो जगह लूटने लगते हैं। लोग इधर उधर से खजाना उठा रहे हैं, चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, मेरा है। हमारा लड़का और म्यूज़ ये सारा हंगामा छत से देख रहे हैं। मिसास शिरो से पूछती है कि क्या वो जो देख रहा है उससे संतुष्ट है, क्या विलन को गिरते देखकर उसे बेहतर महसूस हो रहा है। इस दौरान कैरल अपने ओनी चैन की ताकत पर फिदा हो रही है, कह रही है कि ये रेड कितनी मज़ेदार थी। तीनों छत पर जश्न मना रहे हैं। शिरो फिर उस टोपी से थपथपाता है और वादा करता है कि और भी मजा आने वाला है। मिसिया हमारे लड़के को चेतावनी देती हैं कि अब जब उन्होंने काउंट को छुआ है तो उसके पीछे के लोग शांत नहीं बैठेंगे। शिरो कहता है, मैं अपने दुश्मनों से नहीं डरता, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कैरल आगे आने वाली किसी भी लड़ाई के लिए उत्साहित है। टाउन स्क्वायर में अखबार वाला लड़का अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा है, स्पेशल एडिशन बेच रहा है और शहर के लोग शिरो की पागलों की तरह तारीफ कर रहे हैं। शिरो असल में हैरान है कि वो कितना मशहूर हो गया है। फिर वो केन नाम के किसी आदमी से एक निमंत्रण पड़ता है। लॉर्ड केन चाहता है कि वो डिनर पर आएं। शिराओ जानता है कि ये शायद एक जाल है, लेकिन फिर भी मान जाता है। वो जो भी आएगा उससे निपट लेंगे। वो पहले से ही मज़े का इंतज़ार कर रहा है और वादा करता है कि और भी एंटरटेनमेंट आने वाला है। कहीं और एक भारी दरवाज़ा ज़ोर से खड़खड़ाकर खुलता है और आप नीचे मशाल की रोशनी देख सकते हैं। कोई आदमी एक फ्लास्क में फंसी एक लड़की को देख रहा है। उसे एशिया कह रहा है। लगता है वो 4 साल से ज्यादा समय से किसी सपने की अवस्था में फंसी हुई है। दो आदमी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या शिरो असल में केन के निमंत्रण पर आएगा। केन को विश्वास है
कहता है कि शिरो का घमंड उसे आने पर मजबूर कर देगा, भले ही वो जानता है कि ये एक जाल है। ये योद्धा बस अगली कहानी के खुलने का इंतजार कर रहा है। गार्ड कहता है कि हमारा लड़का काफी शक्तिशाली है, इसलिए वो उसे पारंपरिक तरीकों से नहीं हरा सकते। ये सफेद बालों वाला विशाल आदमी इसे ऐसे टाल देता है जैसे कुछ भी ना हो। केन अगले ही पल श्रापित शेर को बुलाता है। हर तरफ आग की लपटें फट पड़ती हैं। ये जानवर जंजीरों में लिपटा और जादू में ढका हुआ प्रकट होता है। देखने वाला आदमी डर जाता है ये देखकर कि ये शेर कितना शक्तिशाली है। विलेन ने टुकड़ों से कुछ प्रायोगिक हथियार बनाया है। आग का शेर दहाड़ता है, अपनी ताकत दिखाता है। सिने सोच रहा है कि अगर वो सारे टुकड़े इकट्ठे कर लेता है तो वो दुनिया को तबाह कर पाएगा, और फिर कल्पनाओं में खो जाता है, अपने सपने के सच होने के लिए उत्साहित है। लेकिन फिर वो शीशे पर हाथ रखता है, एशिया को देखता है और कहता है कि ये दुर्भाग्य है कि वो यहाँ नहीं है। वापस शिरू के पास, जो आराम से किले में पहुंच जाता है। लोग फुसफुसा रहे हैं और उसे घूर रहे हैं। लॉर्ड केन उसे शानदार तरीके से सलाम करता है, हमारे लड़के के हर बहादुरी के काम को याद करता है। शिरू आराम से रहता है, ध्यान से सम्मानित महसूस करने का नाटक करता है। केन सबके योगदान और एक बेहतर भविष्य बनाने के बारे में एक पूरा भाषण देता है। मेहमान इसमें खो जाते हैं और पार्टी का निमंत्रण स्वीकार करते हैं। सेवक ऐलान करते हैं कि खाना तैयार है और हॉल में भुने हुए सुअर के पहाड़ इंतजार कर रहे हैं। मेज़बान सबको कहता है कि वो जो चाहें वो खाएं, लेकिन शिरो नहीं। वो खाना लेने से इनकार कर देता है, जिससे उसकी साथी कंफ्यूज हो जाती है। लड़की कहती है तो मेरे लिए और ज़्यादा, और खुशी से उसका हिस्सा खाने की पेशकश करती है। केन फिर मुस्कुराता है और हमारे लड़के को देखता है, कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा लड़का उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन हमारा लड़का फिर आराम से कहता है कि उसने आइजन के साथ जो किया, जानने के बाद उस पर विश्वास करना मुश्किल है। अभी भी एक बेवकूफ़ की तरह मुस्कुरा रहा है। केन हमारे लड़के से पूछता है कि यहाँ आने का असली मकसद क्या है। तो हमारा लड़का आराम से अपने दोनों पैर टेबल पर रखता है, खंजर निकालता है और इन हरामियों से पूछता है कि क्या ये वही है जिसे वो ढूंढ रहे थे। अचानक एक सुई हवा में हमारे लड़के की तरफ आती है, लेकिन कैरल उसे रोक देती है, अपने भाई की रक्षा करती है जैसे कि वो एक बैड एस है। इस दौरान हमारा लड़का इस हरामी का उसके बेकार प्रयास के लिए मजाक उड़ा रहा है। तो सीन नाटक बंद करने का फैसला करता है और अपने आदमियों को शिरो को मारने का आदेश देता है। नाइट्स हमला करते हैं, लेकिन शिरो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। इन चमचों को बेकार औजार कहता है। फिर शिरो एक शक्तिशाली मुक्का मारता है जो डाइनिंग टेबल को बिल्कुल तोड़ देता है, इन हरामियों को हवा में उड़ा देता है। लेकिन केन असल में उसे रोकने में कामयाब हो जाता है और हमारा लड़का बस मुस्कुराता है, असली लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। वो अपना मास्क हटाता है और एक ओपी स्किल कास्ट करता है, और केन निराश हो रहा है, अपने सलाहकार से मदद मांग रहा है। जादूगर पहले सोए हुए जानवर को बुलाता है, यहाँ तक कि हमारा लड़का भी इस चीज को देखकर हैरान है। तभी केन अपने विलन मोनोलॉग पर चला गया। कह रहा है कि वो पिछली बार हमारे लड़के ने उसे देखा था, उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, सब उसकी बिल्ली की वजह से, और उसे हार मान लेने के लिए कहता है क्योंकि इसमें जीतने का कोई रास्ता नहीं है, और शेर को हमला करने का आदेश देता है। लेकिन नहीं, हमारा लड़का इसका आनंद ले रहा है। कह रहा है अगर वो सच में ऐसा सोचता है तो वो भोला है। फिर शेर फिर से हमला करता है, हमारे लड़के को उन पंजों से हवा में उड़ा देता है और उसे आग के पूरे ब्लास्ट से भुन देता है। और तुरंत ये हरामी ऐसे जश्न मनाने लगते हैं जैसे लड़ाई पहले ही खत्म हो गई हो। चिल्ला रहे हैं कि कैन की जीत लगभग तय है। अब ये हरामी कैन भी अपना मुंह चलाने लगता है, हमारे लड़के को बुरा ना मानने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बड़ाई पूरी कर पाता, शिराव आराम से मलबे से बाहर निकलता है। हालांकि उसका कवच टूट गया था और उसकी त्वचा दिख रही थी। ये सब देख रहा बूढ़ा आदमी पीला पड़ जाता है। वो कंफ्यूज है, सोच रहा है कि हमारा लड़का अभी भी अपने पैरों पर कैसे खड़ा है और हमारे लड़के से निकलने वाली शक्ति उसे हिला रही है। उसने फैसला किया कि वो हमारे लड़के को संभालने का कोई समय नहीं देगा, और शेर को उसे खत्म करने का आदेश दिया। और शेर और जोर से गुर्राने लगा, बिल्कुल जोश में। तो हमारे लड़के ने इस बड़ी बिल्ली को प्यार के मुक्के से एक छोटा सा सबक सिखाने का फैसला किया। बिल्कुल, शेर को सीधा दीवार पर फेंक दिया। केन को समझ आ गया कि वो फंस गया है, और उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। उसने ये जादू किया और हमारे लड़के के चारों तरफ उड़ने वाली खोपड़ियां आ गईं। और केन कह रहा था कि अब हमारा लड़का खत्म हो गया है,
ये भूत उसे थका देंगे और आखिरकार उसे मार देंगे। लेकिन हमारा लड़का वो बस वहां मुस्कुराता हुआ खड़ा है, जैसे ये कुछ भी ना हो। फिर उसने अपनी कलाई छटकी और बूम, सारे भूत गायब हो गए। केन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। जो वो देख रहा है उससे ठीक पहले जब शीरो एक पल में आगे बढ़ता है और उस आदमी के जबड़े को एक मुक्के से तोड़ देता है, इतना जोर से कि उसके परिणाम स्वरूप ब्लास्ट उसे हवा में उड़ा देता है। केन पूरी तरह से कंफ्यूज है, ये जानने की मांग कर रहा है कि उसे ऐसी शक्तियां कैसे मिली। शीरो बस मुस्कुराता है, कहता है कि उन भूत का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो भी एक भूत है और वो जो नर्क से वापस आया है। तो जाहिर है वो नीचे के लेवल के मॉब्स उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। फिर शीरू खत्म करने के लिए वापस दौड़ता है। कैन शेर को उसे बचाने का आदेश देता है और बिल्ली बीच में कूद जाती है, बॉडीगार्ड बनने की कोशिश करती है। वो एक अच्छी लड़ाई लड़ती है लेकिन आखिरकार फिर से गिर जाती है। शीरू ऊपर देखता है, खत्म करने के लिए तैयार, सिवाय इसके कि कायर पहले ही जा चुका है। आदमी अपने पीछे कदमों की आवाज सुनता है, मुड़ता है और वहां सेन ऐसे भाग रहा है जैसे वो 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक गोल्ड के लिए जा रहा हो। हमारा लड़का पीछा करने की कोशिश करता है लेकिन शेर फिर से उठ जाता है। वो कुछ घूमने वाला जादू टॉर्नेडो मूव करता है, लेकिन शिरो इस पोकेमॉन लड़ाई से थक चुका है। वो पूरे स्पेल को एक मुक्के से भंग कर देता है। ब्लास्ट पूरे हॉल में गूंजता है, फिर शेर को एक और ब्रूटल हिट से खत्म कर देता है। इस बार बिल्ली हमेशा के लिए गिर जाती है। इस दौरान शियन पहले ही किले के बाहर सड़कों पर भाग रहा है। लोग उसे पहचानते हैं। रुको, क्या ये लॉर्ड शियन नहीं है? इस शक्तिशाली मेघ को पूरी घबराहट में उनके पास से भागते हुए देख रहे हैं। पूरी निराशा में वो ये खोपड़ी वाले चेहरे वाली जंजीरें बुलाता है जो अनजान मासूम नागरिकों से लिपट जाती हैं। वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और टूटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और जब शीरू आखिरकार उसके पास पहुंचता है तो वो पूरी गड़बड़ी देखता है। लोग फंसे हुए हैं और उसे बचाने की भीख मांग रहे हैं। कैन वहां एक मनोवैज्ञानिक मुस्कान के साथ खड़ा है। शीरू को क्लासिक विलन बंधक खेल से ताना मार रहा है। तुम क्या करोगे? उन्हें बचाओगे या मुझे पकड़ोगे? वो सोचता है कि उसने लोगों को मानव ढल के रूप में इस्तेमाल करके अपने लिए समय खरीद लिया है। लेकिन यहाँ एक बात है, हमारे लड़के ने नर्क देखा है और वापस आया है। ये रणनीतियां अब उसे परेशान नहीं करती। शीरो बंधकों को पूरी तरह से नज़रअंदाज करता है और सीधा सेन पर हमला करता है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि कैन शैन का दिमाग कब शॉर्ट सर्किट होता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि शीरो ने अभी ये किया। उनकी तलवारें टकराती हैं और शीरो के वार के पीछे की ताकत कैन की तलवार को तोड़ देती है। हमारा लड़का रुकता नहीं, हमले पर हमला। इस आदमी को इतनी जोर से मारता है कि वो सीधा एक ठोस दीवार से उड़ जाता है। शीरो का चेहरा प्योर गुस्से में है जब वो गुर्राता है, खेल खत्म। लेकिन फिर वो सुई फेंकने वाला हत्यारा उसके ऊपर फिर से प्रकट होता है। शिरो मुड़ता है। इन कमज़ोर कोशिशों से उसे जहर देने से बिल्कुल बोर हो चुका है और सिर्फ एक आराम से वार से वो सारी जहरीली सुइयों को भेजने वाले के पास वापस भेज देता है। तभी वो हत्यारा हंसने लगता है और ये गहरा बैंगनी जादू शिरो को जंजीरों में लपेट लेता है और पहली बार हमारा लड़का असल में चिंतित दिखता है। इस जादू से आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल, सेन इस सुनहरे अवसर का उपयोग करता है। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हाय, फिर से भागने के लिए। इस आदमी की पूरी लड़ाई की रणनीति सिर्फ कार्डियो है। वो डंजन में जाता है और सीधा अपनी प्रिया आयशा के पास पहुंचता है, जो अभी भी उस हरे ककून में फंसी हुई है और वहां संदेह में डूबा खड़ा है कि आगे क्या करना है। फिर उसके पैरों के नीचे एक जादू का चक्र जल उठता है और बैंगनी लपटें हर तरफ फट जाती हैं। इससे एशिया के कंटेनर का शीशा टूट जाता है और आयशा गिरने लगती है। केन उसे हवा में ही पकड़ लेता है, कहता है कि वो उसका सपना सच करेगा और जैसे ही वो उसे छूता है, ये मुफो सुपर सेयन बन जाता है। इस दौरान हमारा लड़का अभी भी उन जंजीरों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि अगले ही फ्रेम में वो उन्हें ऐसे फाड़ देता है जैसे वो टिश्यू पेपर से बने हों। शिरो वहाँ कन्फ्यूज़ खड़ा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वो रहस्यमयी हमलावर कहाँ गायब हो गया, क्योंकि अब सिर्फ ये टूटी हुई जंजीरें बची हैं। फिर अचानक पूरा शहर हिलने लगता है। इमारतें इधर उधर गिर रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं और पिंक बालों वाली लड़की अपना सिर धट रही है, जबकि एक पूरी इमारत उसकी तरफ झुकने लगती है। शिरो आराम से गिरते हुए मलबे को अपने हाथ से हटा देता है। हमारा लड़का तबाही का जायजा लेता है और तुरंत समझ जाता है कि ये केन का काम है।
सीन कट होता है केन के गार्ड्स के स्क्वाड पर जो डंजन में भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां नीचे कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है। उन्हें केन की रहस्यमयी शक्तियों की वो सारी कहानियां याद आ रही हैं और वो घबरा रहे हैं कि कहीं शिरो ने उनके प्यारे लॉर्ड को चोट ना पहुंचा दी हो। एंट्रेंस पर वही संदिग्ध हुडेड फिगर उनका इंतजार कर रहा है। गार्ड्स घबराहट में शिरो की पागलपन की हद तक की ताकत और बेसमेंट से आ रही अजीब वाइब्स के बारे में बात कर रहे हैं जब हुडेड आदमी के मुंह से कुछ निकल जाता है। वो बताता है कि कैसे लॉर्ड केन ने शिरो की पावर को पहचानने के बाद पीछे हटने का फैसला किया और जाने से पहले वो उन्हें वो इनाम देना चाहता था जो उसने उनसे वादा किया था। गार्ड्स इस बात पर विश्वास कर लेते हैं, फौरन ही अपने लीडर की दरियादिली पर जश्न मनाने लगते हैं। केन की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे वो कोई संत हो। ये बेवकूफ़ इनाम की उम्मीद में बंद कमरे में घुस जाते हैं। जैसे ही वो बेसमेंट में एंटर करते हैं, पूरा स्क्वाड इन गंदे दिखने वाले टेंटिकल्स से बुरी तरह से तबाह हो जाता है। काली एनर्जी नाइट्स के चारों तरफ लिपट जाती है और वो दर्द से चिल्ला रहे हैं। जब ये भयानक मॉन्स्टर परछाइयों से निकलता है, उनकी जीवन शक्ति चूस रहा है। ये जीव उन्हें एक ही बार में पीछे फेंक देता है, फिर सीधा डंजन की छत तोड़कर शहर की सड़कों पर आ जाता है। मॉन्स्टर एक ऐसी दहाड़ मारता है जो हड्डियां कपा दे, जिसने शायद 5 मील के दायरे में सबको जगा दिया होगा। वो रहस्यमयी हुडेड सलाहकार सब कुछ होते हुए देख रहा है और उस जीव के पीछे उड़ जाता है, पूरी नफरत के साथ बड़बड़ाते हुए कि लोग सब बेवकूफ़ हैं। मॉन्स्टर अनजान गांव वालों पर हमला करना शुरू कर देता है और लोग कॉकरोचेस की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। ये चीज़ इधर उधर से शिकार पकड़ रही है, सचमुच उनकी जिंदगी चूस रही है। तभी शिराओ बिना देर किए आ जाता है। वो एक शक्तिशाली वार करता है जो टेंटिकल्स को चीर देता है और जिन गांव वालों को पकड़ा हुआ था वो जमीन पर गिर जाते हैं, हैरान लेकिन जिंदा। हमारा लड़का मिसायर से पूछता है कि ये आखिर है क्या। तो वो समझती है कि ये एक डिफेक्टिव मैजिकल वॉरियर है जो अपनी कमी को पूरा करने के लिए शक्ति सोखता है। शुरू में सोचता है कि ये बस केन का पालतू मॉन्स्टर है, लेकिन मिसिया अपना सिर हिलाती है और उसे बताती है कि ये उसका पालतू नहीं है, ये खुद केन है। कहती है कि कैसे उस बेवकूफ़ ने वायलेट फ्लेम शार्ड के साथ रेजोनेट किया और खुद को इस घिनौनी चीज़ में बदल लिया। हमारा लड़का पूरी तरह से कंफ्यूज है, मन ही मन सोच रहा है क्या ये आदमी सच में इतना गिर गया है। तभी मॉन्स्टर हमला करता है। शिरू अगले राउंड के लिए तैयार हो जाता है, जो भी अब है। लेकिन फिर मॉन्स्टर कुछ अजीब करता है। वो बस मुड़ता है और उल्टी दिशा में चलने लगता है। शिरू और मिसियास दोनों वहां ऐसे खड़े हैं, ये क्या? तब मिसियास को एहसास होता है कि केन जरूर बचे हुए क्रिस्टल्स ढूंढ रहा होगा ताकि वो अपनी शक्तियां वापस पा सके। शुरू कहता है ओ बिल्कुल नहीं, और उसके पीछे जाता है। वो एक विनाशकारी वार करता है जो मॉन्स्टर तक पहुंच जाता है, उसके कई टेंटिकल्स काट देता है। हमारा लड़का दूरी कम करता है और एक और वार के लिए घूमता है, लेकिन मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है और एक विशाल एनर्जी बीम फायर करता है जिससे हमारा लड़का उड़ जाता है। लेकिन हमारा लड़का हार नहीं मानता, उसे केन को हर हाल में हराना है। मॉन्स्टर किले की तरफ वापस भागना शुरू कर देता है और शीरो ठीक उसके पीछे है। इस दौरान वापस किले में वो विशाल गुलाबी शेर अभी भी बेहोश पड़ा है और कैरल मज़े कर रही है जब उसे गुलाबी एनर्जी की एक चमक दिखती है। फिर धड़ाम, मॉन्स्टर प्रकट होता है और लड़की को शेर के शरीर से उठाकर फेंक देता है। उसको सीधा टक्कर लगती है और वो किले की दीवार में जा टकराती है। केन शेर की लाश की तरफ दौड़ता है और अपने टेंटिकल्स उसके शरीर में घुसा देता है। लगता है उसे जो भी चीज़ कंट्रोल कर रही है उससे आज़ाद होने के लिए 2 और जिंदगियां चाहिए। ये जीव शेर का दिल पकड़ लेता है। तभी उसके दिमाग में जो दूसरी पर्सनालिटी है, जिसका मैं अंदाज़ा लगा रहा हूं कि आयशा है, उसे शरीर से बाहर निकलने के लिए कहने लगती है। लेकिन केन फिर से कंट्रोल ले लेता है। कहता है कि अगर वो सच में सोचती है कि वो अपने लक्ष्य के इतने करीब आकर हार मान लेगा। तो जब उनके बीच ये अंदरूनी झगड़ा चल रहा होता है, हमारा लड़का पहुंच जाता है। वो फिर से हमला करता है। उसकी तलवार मॉन्स्टर के अंगों को आसानी से काट देती है। हमारे नाइट की आंखों में मौत की ठंडक है, जैसे वो इस चीज़ को अगले जन्म में भेज रहा हो। मॉन्स्टर शेरों की ताकत को मानता है, लेकिन फिर भी हंसी उड़ाता है। कहता है कि उसके साथ खेलने में मज़ा आया, लेकिन अब खेल का समय खत्म हो गया है। फिर मॉन्स्टर शेर के दिल से शक्ति सोख लेता है और अब वो बैंगनी एनर्जी में लिपटा हुआ है। शेरों बस वहाँ हैरान खड़ा इस बदलाव को होता हुआ देख रहा है। एक बड़ा धमाका पूरे इलाके को हिला देता है। मलबा हर तरफ उड़ रहा है। इस दौरान कहीं कोई शैतानी खुशी से हंस रहा है, उनके द्वारा मचाई गई तबाही का पूरा आनंद ले रहा है।
फिर धूल से मॉन्स्टर निकलता है। इस चीज का मेकओवर हो गया है और अब ये एक आग का ड्रैगन है। वो खुद को अच्छे से देखता है और कहता है, इस दुनिया पर फिर से राज करने की शक्ति सच में सबसे अच्छी है। तो जाहिर है ये चीज तुरंत ही सामने आने वाली हर चीज को तबाह करने लगती है। और हमारा लड़का बस वहां जम गया है। जैसे आखिर हो क्या रहा है? जब ये जलता हुआ हरामी पूरे इलाके को बारबेक्यू में बदल रहा है, वो अपनी शानदार वापसी का ऐलान कर रहा है। शुरू का दिमाग जल्दी ही समझ जाता है, हाँ ये अब केन बिल्कुल नहीं है। तो वो सीधा सा सवाल पूछता है, तुम आखिर हो कौन? आग का गोलम उसके तरफ मुड़ता है और कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं, क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। फिर हमारे लड़के की आने वाली तबाही के बारे में ये पूरा मोनोलॉग शुरू होता है। फिर वो कुछ शैतानी तकनीक बुलाता है और एक बड़ा धमाका जमीन को चीर देता है। जब धुआं साफ होता है, आग से एक 9 सर वाला ड्रैगन रेंगता हुआ बाहर निकलता है। और मैं यहाँ पूरे हाइड्रा मोड की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ जागती है, अपने सारे बड़े जबड़े एक साथ खोलती है और शिरो को एक ह्यूमन हैप्पी मील बनाने की तैयारी करती है। हमारा लड़का हवा में ऊंचा उछलता है, सोचता है कि उसे एक बेहतर एंगल मिलेगा, लेकिन ड्रैगन कहता है नहीं और तुरंत उसे घेर लेता है। सभी 9 सर हर दिशा से उसकी तरफ आ रहे हैं। तो शीरू अपनी एक क्षमता निकालता है, नाइट पावर डीमन किंग स्लैश। अपनी तलवार को जादू से चार्ज करता है और अपनी पूरी ताकत से घुमाता है। ये स्लैश हवा को चीरते हुए सीधा ड्रैगन की तरफ जाता है, लेकिन जानवर अपने हमले से इसका जवाब देता है। जब वो टकराते हैं, शॉक वेव हमारे लड़के को पीछे उड़ा देती है। हमारा लड़का मुश्किल से लैंड करता है जब आग का गोलम उस पर हमला करता है और इतना जोर से मारता है कि शीरू जमीन में धंस जाता है। लेकिन बात यह है, हमले ने उसे मुश्किल से खरोच भी नहीं लगाई। आग का मॉन्स्टर दूसरे राउंड के लिए वापस आता है और इस बार शिरो आने वाली हर चीज को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक सुरक्षा कवच बुलाता है। गोलम को परवाह नहीं है, हालांकि वो आगे बढ़ता रहता है और एक और विनाशकारी वार करता है जो सीधा हमारे लड़के की शील्ड को तोड़ देता है और उसे साइड में उड़ा देता है। शिरो एक दीवार से टकराता है और आप उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देख सकते हैं। फिर अचानक मायस कहीं से आ जाती है, चिंतित होकर पूछती है कि क्या हमारा लड़का ठीक है। शिरो एक गहरी सांस लेता है और मानता है कि उसने इस जलते हुए हरामी की ताकत को कम आंका। इस दौरान आग का मॉन्स्टर इन बेचारे इंसानों को गाली दे रहा है जैसे वो एक घमंडी हरामी हो। जादूगरनी ये सब नहीं सह रही। वो शिरो को बताती है कि उसके पास एक प्लान है और वो उसे अंजाम देने वाली है। गोलम उसके जादू की चिन्ह को देखता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर हम केन की चेतना पर कट करते हैं और डैम, ये आदमी फंस गया है। वो एक कठपुतली की तरह लाल धागों में उलझा हुआ है, पूरी तरह से अपने ही दिमाग में कैद। पता चलता है कि उस सारी शक्ति की कीमत एक भूली हुई कठपुतली बनना था और वो चिल्ला रहा है, इस किस्मत को मानने से इनकार कर रहा है। केन ये याद करने के लिए संघर्ष कर रहा है कि वो पहले इस रास्ते पर गया ही क्यों था। फिर उसे एक याद आती है, एक लड़की है जो एक शक्तिशाली पति से शादी करने का सपना देख रही है। वो परियों की कहानी वाली जिंदगी जी रही है। उसने उसे सभी खतरों से बचाने की कसम खाई थी। एक समर्पित नाइट की भूमिका निभा रहा था, उसे डाकुओं से बचा रहा था और वो सब हीरो वाली बातें। फास्ट फॉरवर्ड और उसने असल में कर दिखाया, एक हीरो बन गया, अपनी प्रेमिका के साथ साम्राज्य के शीर्ष पर खड़ा था। लेकिन फिर पूरे गुस्से की एक झलक में उसे धोखा याद आता है। उसे वो वादा याद आता है जो उसने खुद से किया था कि वो किसी भी कीमत पर साम्राज्य के शीर्ष पर पहुंचेगा, चाहे उसे किसी को भी कुचलना पड़े। केन ने अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को कुचलने की कसम खाई और अचानक उसे रोकने वाली बेड़ियां ढीली पड़ने लगीं। केन का प्रतिबिंब गोलेम की आंखों में दिखता है। वो वापस लड़ रहा है, अपने ही शरीर पर नियंत्रण वापस पाने की कोशिश कर रहा है। एक वफादार नाइट को अपना नाम वापस पाना ही होगा। सही है, आग का मॉन्स्टर जोर से वापस लड़ता है, लेकिन हमारा लड़का इस चीज पर चिल्ला रहा है कि वो उसके शरीर से दफा हो जाए। शिरू और म्यूज बस वहां खड़े इस अंदरूनी लड़ाई को देख रहे हैं। केन उस जीव को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर बहुत जिद्दी है और इतनी आसानी से हार नहीं मान रहा। आग का गोलम अपने रास्ते में आने वाले किसी पर भी अपना क्रोध निकालने के लिए तैयार है। हमारे लड़के आग में लिपटे हुए हैं, बेचैनी से विरोध कर रहे हैं, जबकि मीसियस इस बुरे सपने को खत्म करने में मदद करना चाहती है। वो शिरो को उस आर्टिफैक्ट की शक्ति का इस्तेमाल करने का सुझाव देती है,
तुम जानते हो वो खास तलवार जो उनके पास थी, वो जीतने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। तो वो खंजर की मूत के लिए हाथ बढ़ाता है और कुछ महसूस नहीं करता। आदमी को पूरे डर के साथ एहसास होता है कि आर्टिफैक्ट गायब है। तलवार उस हंगामे के दौरान टूटी इमारतों के मलबे में कहीं खो गई। बस उसकी किस्मत है ना। इस दौरान केन अभी भी इस आग के मॉन्स्टर को अपने शरीर से निकालने की कोशिश कर रहा है और ये साफ है कि आदमी को इससे निपटने में सबसे बुरा वक्त मिल रहा है। हाय, आग का मॉन्स्टर केन की इच्छा शक्ति पर पूरी तरह हावी हो रहा है, उसे एक कीड़े की तरह कुचल रहा है। फिर वो मनहूस आवाज आती है जो सबकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ा देती है। खेल खत्म हो गया है, अब असली काम पर आने का समय है। तो आग इस वक्त हमारे लड़के को पूरी तरह से तबाह कर रही है और वो सोच रहा है कि ये शायद सच में अंत है। फिर एक धमाका पूरे शहर को चीर देता है। मॉन्स्टर ने केन के शरीर को फिर से पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उसने उस छोटी सी बगावत को बहुत जल्दी दबा दिया। इस दौरान शीरोज एक पागल की तरह अपनी खोई हुई तलवार को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा है, जबकि ये शैतानी आवाज इधर उधर से मनहूस धमकियां दे रही है। लगता है कोई प्राचीन बुराई 1000 साल से स्नूज बटन दबा रही थी और अब चिड़चिड़े मूड में जागने वाली है। तो हमारे लड़के को इस स्थिति को कल ही संभालना होगा, इससे पहले कि सब कुछ बिल्कुल गड़बड़ हो जाए। शिरो अपना जादू का शील्ड फिर से उठा लेता है, आग के गोलेम के हमले को रोकता है। ये जलता हुआ हरामी इस बारे में बकवास करने लगता है कि इंसान कितने दयनीय हैं। हमारा लड़का खुद को उठाता है और उसे एक सुधार के साथ जवाब देता है। उसे बताता है कि वो अब इंसान नहीं है, वो 3 साल पहले इंसान था, इससे पहले कि उसे धोखा दिया गया और आग में जला दिया गया। आग का मॉन्स्टर इस बात से सच में चौंक जाता है। उसने साफ तौर पर ऐसी ओरिजिन स्टोरी की उम्मीद नहीं की थी। कब्र से निकलने के बाद से शिरू खुद को एक भटकती आत्मा कह रहा है, मूल रूप से एक गुस्से वाला भूत जिसके पास एक गंभीर शिकायत और एक टू डू लिस्ट है। हमारे योद्धा की आंखें गुस्से से चमक रही हैं जब ये काली परछाई दुश्मन पर गिरती है। आग का गोला समझ भी नहीं पाता कि क्या हो रहा है, जब तक शिरो पहले से ही उसके चेहरे के सामने वार कर रहा होता है। मॉन्स्टर रोकने के लिए घूमता है, लेकिन हमारा नाइट फिर भी एक ब्रूटल हिट मार देता है। दुश्मन सच में शिरो के अलग अलग मूव से हैरान है और फिर उस परेशान करने वाले नाइट को दूर फेंक देता है। शिरो जानता है कि इस लड़ाई को खींचने का विचार बहुत बुरा है, उसे इसे जल्दी से खत्म करना होगा। हमारा लड़का टूटी हुई सड़कों पर ऐसे दौड़ता है जैसे उसकी जिंदगी दांव पर लगी हो, बेचैनी से उस आर्टिफैक्ट की तलाश में। फिर उसे दूरी पर अपना खंजर दिखता है, लगभग चमकता हुआ। चीज काफी दूर है, लेकिन हमारा लड़का बस राहत महसूस करता है कि उसे आखिरकार मिल गया। इस दौरान गोलेम उस परेशान करने वाले नाइट के लिए इलाके को स्कैन कर रहा है। विशाल जीव दूरी पर कुछ देखता है, टुकड़ा और उसकी तरफ दौड़ता हुआ आदमी दोनों। मॉन्स्टर को एक लाइट बल्ब मूवमेंट होता है, समझ जाता है कि गॉड मोड अनलॉक करने के लिए उसे बिल्कुल यही चाहिए। हाँ, ये जलता हुआ हरामी किसी को भी आखिरी टुकड़ा छीनने नहीं देगा। हमारा लड़का तलवार पकड़ने से बस एक कदम दूर है जब वो देखता है कि आग का गोलम भी आर्टिफैक्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एक तेज रोशनी की चमक शिरो के चेहरे पर पड़ती है, फिर बैम, मॉन्स्टर सीधा उसे दूर टैकल कर देता है। हमारा लड़का पीछे की तरफ उछल जाता है और जमीन पर जोर से गिरता है, दांत पूरे गुस्से में भींचे हुए। विलन आखिरी टुकड़ा छीन लेता है, पूरा विलन वाला मोमेंट जी रहा है। आग का मॉन्स्टर आखिरकार अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। एक बहुत बड़ा धमाका होता है और गोलम बस गायब हो जाता है। चीजें अब बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। विलन के पास असली शक्ति आ गई है और वो पहले से ही दुनिया पर कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल वो यही करेगा। ये तो विलन 101 है। हमारे हीरोज इस रिडिकुलस ओवरपावर्ड दुश्मन के सामने खड़े हैं और सच कहूं तो उसके जीतने की चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। सीन लिन कैसल के डंजन में कट होता है। मेसियस किस्मत के बारे में मोनोलॉग कर रही है और कैसे हर चीज की शुरुआत और अंत होता है, इसके साथ बहुत फिलॉसफिकल हो रही है। वो उस टूटे हुए फ्लास्क के पास कुछ स्पेल कर रही है जब केन को महसूस होता है कि कोई उसके वाइब से छेड़छाड़ कर रहा है। एक गुस्से भरी चीख के साथ वो हर तरफ बैंगनी आग फैला देता है, लेकिन हमारा लड़का नाइट बिल्कुल नहीं हिलता। डीमन इंसानों पर अपनी बड़ाई मारने में व्यस्त है जब अचानक उसका हाथ रंग बदलने लगता है। शिरू जोर से वापस लड़ रहा है, बिल्कुल भी हार मानने और मरने से इनकार कर रहा है।
हमारा लड़का इस आग के गोलम पर हावी होने की कोशिश करता रहता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे एक नए आर्टिफैक्ट के साथ पूरी तरह से घुलने के बाद जल्दी मौत की धमकी दे रहा है। तभी केन अंदर से जाग जाता है और मॉन्स्टर से अंदर से लड़ना शुरू कर देता है। आग का गोलम अंदर हो रहे गृह युद्ध के कारण सचमुच खुद को ही मारने लगता है। शिरो को एहसास होता है कि केन अंदर से वापस लड़ रहा है। वफादार नाइट शरीर पर कब्जा करने की कोशिश के लिए बदले की कसम खाता है, मॉन्स्टर पर अपनी पूरी ताकत से हमला करता है। कमज़ोर मॉन्स्टर अपनी रक्षा में एक कमी छोड़ देता है और शिरो को इस बार सच में जीतने का मौका दिखता है। तभी उसे अपने शुरुआती नाइटहुड के दिनों की एक याद आती है, जब वो पहली बार क्वीन से मिला था। हमारा लड़का वहां शांति से खड़ा है जब वो पूछती है कि क्या वो सेवा के लिए तैयार है। उसकी आंखें उसके आर पार देख रही हैं, साजिशों और हेरा फेरी से खरी हुई। लेकिन हमारा लड़का ये नहीं जानता था, तो उसने बस कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। वापस वर्तमान में हमारा लड़का आग के गोलम पर हमला कर रहा था। अपने लक्ष्य पर कभी दूसरी बार नहीं सोच रहा था। कह रहा था कि कैसे वो अपनी शपथ तोड़ने से इनकार करता है, खुद को मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाई में वापस झोंक रहा है। सिवाय इस बार ये प्रिंसेस के लिए नहीं है, ये किसी ऐसी चीज के लिए है जो सच में मायने रखती है। वो दुश्मन पर अब तक का सबसे जोर का वार करता है, और इस चीज में सच में बहुत दम था, क्योंकि पूरा शहर इसके असर से हिल जाता है। इमारतें हर तरफ गिर रही हैं, बड़े धूल के बादल उठा रही हैं। आग का मॉन्स्टर हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो टुकड़ा गिरा देता है। शिरो ने उसे मॉन्स्टर के साथ पूरी तरह से घुलने से पहले ढीला कर दिया। इस हरामी ने अपना एकमात्र मौका खो दिया, तो अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि तभी हमारे लड़के का मुक्का उसके बेवकूफ चेहरे पर लगा। अंदर परेशान करें डीमन को उसके शरीर से दफा हो जाने के लिए चिल्ला रहा है। इस दौरान हमारा लड़का टुकड़ा उठाता है, सोच रहा है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। वो खून खांस रहा है और उससे अपनी ताकत कम होती महसूस हो रही है। धोखा खाया और टूटा हुआ वो सिर्फ नफरत के दम पर लड़ रहा है। तभी क्वीन का ख्याल उसके दिमाग में चमकता है। उसने उसे बैकशॉट से मना कर दिया था, लेकिन हमारे लड़के ने उस दिन किए गए वादे को निभाने का इरादा किया था। हालांकि अब ये इसलिए नहीं है कि वो उससे प्यार करता है। फिर वो अपनी मुट्ठी भींचता है और सोचता है कि कैसे वो बिल्कुल भी फिर से नहीं हारेगा। फिर शिरो वायलेट फ्लेम की शक्ति का इस्तेमाल करता है। एक बैंगनी किरण आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर की तरह जाती है और जल्द ही बैंगनी रोशनी हमारे लड़के को पूरी तरह से भर देती है, और आग का मॉन्स्टर समझ जाता है कि वो अब बिल्कुल पक चुका है, क्योंकि शिरो अब रेलिक से एनर्जी से सुपरचार्ज हो गया है। वो रहस्यमयी हुडेड सलाहकार परछाइयों से देख रहा है, समझ जाता है कि उसका पूरा प्लान आग में जल गया है। मिसिया भी बैंगनी एनर्जी के स्तंभ को देखती है, और वो असल में खुश है कि शिरो आर्टिफैक्ट की शक्ति को जगाने में कामयाब हो गया। हमारा लड़का दानवी शक्ति से भर रहा है। जब बदलाव अपने चरम पर पहुंचता है, सिंक्रोनाइजेशन सफल रहा। शिरो कुछ बिल्कुल अलग में बदल गया है। बाहर निकलते हुए हमारा लड़का इस बड़े हरामी को देखता है, कहता है, अब सब खत्म हो गया है। हमारा लड़का इसे खत्म करने के लिए तैयार है। इस दौरान केन अभी भी अपने शरीर पर नियंत्रण के लिए जद्दोजहद कर रहा है, लेकिन मॉन्स्टर को काबू में रखना मुश्किल होता जा रहा है। तो उसने अंत में कुछ अच्छा करने का फैसला किया और हमारे लड़के को बताया कि दिल कमजोर बिंदु है, और हमारे लड़के को बताया कि वो अब उस पर भरोसा कर रहा है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, शिरो जवाब देता है जब वो इस बेहतरीन दिखने वाली तलवार को निकालता है। फिर मॉन्स्टर एक बार फिर नियंत्रण ले लेता है, और फिर वो इस बारे में बात करने लगता है कि कैसे वो 6 टुकड़े इस्तेमाल कर रहा है, जबकि हमारे लड़के के पास सिर्फ एक है। हमारे लड़के से पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि वो इस लड़ाई को इन विषम परिस्थितियों के खिलाफ जीत सकता है। इस दौरान हमारा लड़का अपनी पिछली सभी लड़ाइयों को याद कर रहा है जहां वो जीता था, खुद को जोश दिला रहा है। फिर वो बस इस आग के डीमन पर हमला करता है, सबसे शैतानी वार करता है जो आपने कभी देखा होगा। उसके चारों तरफ बैंगनी एनर्जी सचमुच स्पेस को चीर रही है। आग का डीमन भी खेल नहीं रहा है, वो पावर अप करता है और इस विशाल आग के टॉर्नेडो को सीधा हमारे लड़के पर छोड़ता है। दोनों हमले एक दूसरे से टकराते हैं और पूरा शहर बस इधर उधर फट रहा है। शिरो आग के मॉन्स्टर को गाली दे रहा है, जैसे क्या तुम्हारे पास सच में बस इतना ही है, और हमला जारी रखता है। मॉन्स्टर उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहा है कि जादू उसे निकल जाएगा
और वो उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। लेकिन शिरो के कान में एयरपॉड्स हैं। वो ये सब कुछ नहीं सुन रहा है। वो अपने बचपन के दिनों में वापस जा रहा है, याद कर रहा है कि वो कितना छोटा, कमज़ोर और बेबस था। लेकिन अब नहीं, ये बिल्कुल अलग कहानी है। हमारा लड़का बिना किसी ठंडक के आगे बढ़ता है और उसके हाथ से पूरे काली एनर्जी का एक गोला निकलता है। इतनी तेजी से चलता है कि ये डीमन को बिल्कुल हैरान कर देता है। आग का गुवन कोटपुरिक्स लक्षात्मक आग की औरा में लपेट लेता है, लेकिन शिरो शुद्ध नफरत और गुस्से पर चल रहा है। शायद अभी भी उन रॉयल बैकशॉट्स के लिए गुस्सा है जो उसे कभी नहीं मिले। और वो इस डेमन को इतना शक्तिशाली वार मारता है कि आप इसे पेज के पार महसूस कर सकते हैं। आग का डेमन बिल्कुल उड़ जाता है, जबकि शिरू बस उस आइकॉनिक एनिमे जीत के पोज में खड़ा रहता है। उस समय के बारे में सोच रहा है जब उसे क्वीन ने नाइट बनाया था, और वो सोच रहा है कि ये दुनिया इतनी बुरी नहीं है। वापस वर्तमान में कट करें और मौसम मूड से मेल खा रहा है। हर तरफ तूफानी बादल, बारिश ऐसे हो रही है जैसे आसमान रो रहा हो। इस सारी तबाही के बीच एक अकेला लाल गुलाब खिल रहा है। आग का डीमन गीले पेवमेंट पर गिरता है। उसकी लपटें एक बुझती हुई मोमबत्ती की तरह कमजोर होकर टिमटिमा रही हैं। वो सारी जादुई एनर्जी इस बैंगानी क्रिस्टल में संघनित हो जाती है। और केन आखिरकार अपनी धुनाई के बाद जाग रहा है, बस वहां बारिश में बेबस पड़ा है। हमारा लड़का पास जाता है और सीधा इस आदमी को नीचे गिरे हुए पर लात मारता है। उसे नाटक बंद करने के लिए कहता है। अभी वो केन को प्योर तुच्छता से देख रहा है। देखो तुमने क्या किया है, वो गुस्से से कहता है, पूरे बर्बाद शहर की तरफ इशारा करते हुए, जो सचमुच अभी भी धुआं दे रहा है। लेकिन ये हरामी बस कहता है, घमंड मत करो, मैं तुमसे कभी नहीं हारा। तुम मुझे सिर्फ इसलिए हरा पाए क्योंकि मैंने तुम्हें कमजोर बिंदु बताया था। लेकिन हमारा लड़का जवाब देता है कि ये पूरी लड़ाई सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। आदमी पूरी तरह से थक चुका है, मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है, लेकिन उसके पास इस आदमी को भूनने के लिए अभी भी पर्याप्त एनर्जी है। शिराओ केन के सारे झूठों और टूटे हुए वादों पर गुस्सा है, और वो इस बीच फंसा हुआ है कि वो इस हरामी को मरते हुए देखना चाहता है या बदले के लिए उसे और तड़पाना चाहता है। केन ने हमारे लड़के को बताया कि ये सब उसकी गलती नहीं थी, उसे धोखा दिया गया था। उस पहले वाले हरामी ने उसे वो सारे टुकड़े इकट्ठे करने के लिए कहा था, और उसने बहुत सुविधाजनक रूप से साइड इफ़ेक्ट्स का जिक्र करना भूल गया था। इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे को चीर देते, म्यूस अलीशिया को उठाए हुए अंदर आई। वो उसे उसके पास रखती है, कहती है कि अभी के लिए वो उसने जो किया उसे एक तरफ रखने को तैयार है, क्योंकि उसने उसे अपनी शक्तियाँ उधार देकर उसकी मदद की। वो धीरे से एशिया को गले लगाता है, उसका नाम दुखद और ट्रैजिकल अंदाज में फुसफुसाता है। वहाँ बारिश में खड़े, खंडर से घिरा हुआ, ये मूल रूप से उसकी मौत की घोषणा है। मेसियास और शीरो केन पर चर्चा करने लगते हैं, उसे किस्मत का शिकार कहते हैं, और उसकी अपनी लालच। आदमी उसी शक्ति से भ्रष्ट हो गया जिसका वो पीछा कर रहा था। शीरू पास जाता है और आर्टिफैक्ट के एक टुकड़े के लिए हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो उन सबको इकट्ठा करता है, ये बैंगनी तलवार प्रकट होती है, और मेसियस समझाने लगती है कि कैसे ये तलवार मूल रूप से एक न्यूक है, जो एक ही वार में पूरे शहर को मिटा सकती है। अचानक एक अजीब आवाज आती है और उनके पीछे एक पोर्टल खुलता है और जंजीरें आगे बढ़ती हैं। शिराओ बच जाता है, इस हमले की ताकत से बिल्कुल हैरान। फिर ये रहस्यमयी चोगे वाला व्यक्ति जलती हुई आंखों के साथ प्रकट होता है, और आप बस जानते हैं कि चोगे के नीचे चमकती आंखों वाला कोई भी बुरी खबर है। मिसास तलवार पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस हुडेड आदमी उसे नीचे गिरा देता है और आर्टिफैक्ट खुद छीन लेता है। ये रहस्यमयी जादूगर ने बिल्कुल वही हासिल कर लिया जिसके लिए वो आया था, लेकिन हमारा लड़का ये नहीं मान रहा है और उसे वापस लेने की कोशिश करता है। उसे एक जादुई वार से मारता है, लेकिन ये आदमी बस आराम से उसे जादुई जंजीरों से रोक देता है। ये काला फिगर इस बात का मजाक उड़ा रहा है कि नाइट किंग कितना कमज़ोर हो गया है, और फिर शिरू को ऐसे धकेल देता है जैसे वो कुछ भी ना हो। हमारे योद्धा का चेहरा पूरे गुस्से से जल रहा है, वो खेलना बंद कर चुका है। शिरू चिल्लाता है और इस विशाल जादुई वार को छोड़ता है, जो हवा को ही हिला देता है। गुलाबी जंजीरें दबाव के नीचे फट जाती हैं और दुश्मन प्योर डर से देख रहा है। मेज मुश्किल से समय पर बच पाता है, और शायद उस हमले की हवा उसके चेहरे से गुजरते हुए महसूस की होगी। फिर वो उस समय के बारे में याद करने लगता है जब शिरो अपने चरम पर था, जब वो असल में एक खतरा था। लेकिन अब नाइट्स का राजा खाली चल रहा है,
और वो अपने प्रतिद्वंद्वी को इस निराश लुक के साथ घूर रहा है। हमारा थका हुआ नाइट समझ रहा है कि वो अभी कितना शक्तिहीन है। काला मेज इस पूरी स्थिति का आनंद ले रहा है, लेकिन चीज़ों को जल्दी से समाप्त भी करना चाहता है। तभी मिसेस आगे बढ़ती है, पूछती है कि क्या ये यहाँ से शुरू होता है? वो गुस्से से रवीस का नाम थूकती है। यह आदमी हंसने लगता है, कहता है कि उनके आखिरी बार मिलने के बाद काफ़ी समय हो गया है, और फिर उसे बताता है कि कैसे वो एक दिन उसे धोखा देने पर पछताएगी। लेकिन नहीं, वो वापस मुस्कुराती है, हमारे लड़के की तरफ इशारा करती है और कहती है कि रवि वो होगा जो इस लड़ाई को हारेगा, और ये सब उसकी वजह से होगा। फिर रव बस एक पोर्टल खोलता है और निकल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में भाषण दे कि भगवान जागने वाला है, तो इंसानता उसके जाने के बाद बिल्कुल पक जाएगी। शिरो फ्रस्ट्रेशन में अपनी मुट्ठी ज़मीन पर मारता है, सोचता है कि वो कुछ नहीं कर पाया और वो अभी कितना कमज़ोर है। फिर वो मैसियस की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो उस हरामी को जानती थी। वो सिर हिलाती है, कहती है कि वो असल में एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं। शिरो गुस्सा हो जाता है, वो उसे कॉलर से पकड़ता है, कहता है कि कैसे उसे पहले चेतावनी देनी चाहिए थी ताकि वो तैयारी कर सके और आर्टिफैक्ट को एक आर्मेचर की तरह ना खो दे। आदमी को ठंडा होने की ज़रूरत है, हालांकि वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा है। सिर्फ एक जादुई योद्धा से लड़ने के बाद शिरो कुछ कहने ही वाला होता है जब अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। कैरल जितनी तेज़ी से हो सकता है अपने ओनी चान की तरफ दौड़ती हुई आती है। हमारा लड़का मिसा से उसके पास जो भी जानकारी है उसकी रिपोर्ट करने के लिए कहता है। वो मानती है कि उसने भी जादूगर के इतनी जल्दी लौटने की उम्मीद नहीं की थी। उसने पूरी स्थिति को कमाका। कैरल उस शेर के साथ अपनी लड़ाई के बाद साफ तौर पर डरी हुई है। वो शिरो के पास दौड़ती है, उसे सांत्वना देने की भीख मांगती है। हमारा लड़का लड़की को गले लगाता है और वादा करता है कि जब तक वो उसके साथ है वो किसी को भी उसे चोट पहुंचाने नहीं देगा। फिर वो वापस मिसास की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि वो आज उसे सब कुछ बताए जो वो जानती है, और कोई देरी नहीं। मिसास मान जाती है। कैरल गुस्सा हो जाती है, हालांकि क्यूट लग रही है। कहती है कि उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, तो अब हमारे लड़के को उसे इनाम देना होगा, और इनाम के तौर पर वो अपना दिन हमारे लड़के के साथ बिताना चाहती है। लड़का उसके साथ समय बिताना पसंद करेगा, लेकिन पहले उसे अपनी ताकत वापस पानी होगी। इस दौरान पहले वाली पिंक बालों वाली लड़की मलबे के नीचे से बाहर निकलती है। जब वो शिरू को देखती है, बच्ची उनके बचाने वाले का नाम चिल्लाने लगती है। कहती है कि हमारे लड़के ने उन्हें फिर से बचाया। फिर दूसरे लोग भी शामिल हो जाते हैं। अब भीड़ और पास आती जा रही है, और हमारा लड़का सोच रहा है कि वो एक बार फिर से सबकी नज़रों में है, लेकिन इस बार ये किसी तरह अलग महसूस हो रहा है। थोड़ा आगे हम केन के किले में हैं। शिरो और मिजाज उसी बेसमेंट में हैं जहां से ये सारी गड़बड़ शुरू हुई थी, जहां केन उस जादुई आर्टिफैक्ट के टुकड़े के साथ सिंक्रोनाइज हुआ था। मिसिया किस्मत और नियति के बारे में बात करने लगती है। कैसे कोई भी किस्मत के श्राप से नहीं बच सकता। शिरो फालतू की फिलॉसफी को काटते हुए कहता है कि वो यहाँ बेकार की बातों के लिए नहीं आया है, उसे स्पेसिफिक्स चाहिए। मिसायास अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहानी को एक साथ देखने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन शिरो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कहता है कि वो उस पर तब तक विश्वास करता था जब तक उसने उससे चीज़ें छिपाना शुरू नहीं किया, लेकिन उसने एक बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसे एक और मौका देने की कोशिश करेगा। वो हाथ मिलाते हैं और मिसायस उसे बताने का वादा करती है जो वो जानती है, और वो उसे सब कुछ बताने को तैयार है। अचानक शिरू खुद को एक अनजान जगह पर पाता है। उसके प्रोजेक्शंस कुछ सुंदर जगहों के ऊपर हवा में तैर रहे हैं, और वो सोच रहा है कि आखिर वो है कहाँ। मिसायस उसके पास प्रकट होती है, समझाती है कि उसने उन्हें 5000 साल पीछे टेलीपोर्ट कर दिया है, जब सभ्यता भी अस्तित्व में नहीं थी और देवता इंसानों को गुलाम की तरह इस्तेमाल करते थे। लोग घबरा रहे हैं, किसी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये विशाल परछाई पास आती है और इन बदकिस्मत लोगों पर एक भारी वार पड़ता है। ये विशाल लाल बालों वाला देवता उस मुक्के के बारे में बड़ाई मारने लगता है, जिसका इस्तेमाल उसने अभी इतने मासूमों को गिराने के लिए किया, जैसे ये कोई खेल हो। उसके नीले दोस्त को ये बहुत बोरियत भरा लगता है, हालांकि वो उन्हें अपनी मुट्ठी में कुचलना पसंद करता है। उसकी राय में वो कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। उस पुराने युग में इंसानों के कोई असली शक्ति हासिल करने से पहले मानव जाति को सचमुच पशुओं की तरह समझा जाता था। शिरो सोच रहा है उस समय के लोगों ने इन विशाल प्राणियों को कैसे हराया। जवाब, वो नहीं हरा सके।
सिर्फ एक देवता ही दूसरे देवता पर हावी हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? इंसान देवताओं के खिलाफ सीधे खड़े होने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका देवताओं के आपसी मतभेदों का फ़ायदा उठाना है, देवताओं को आपस में लड़ाना और उस अव्यवस्था का लाभ उठाना। और सिर्फ एक आदमी ही इस अद्भुत काम को अंजाम दे पाया। इस दौरान ज़मीन पर कोई आदमी सोए हुए देवताओं के पास जाता है, चिल्लाते हुए लॉर्ड क्रोनोस से कहता है कि जानकारी निर्देश अनुसार पहुंचा दी गई है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रैविस है। तो हमारा लड़का वहां बिल्कुल खोया हुआ खड़ा है। मिसास से पूछ रहा है कि उस समय रविस के पास आखिर किस तरह की खबर थी। मिसास उसकी तरफ मुड़ती है, जैसे, भाई तुम्हें समझना होगा कि देवता सचमुच 24/7 एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। ये गेम ऑफ थ्रोन्स था, लेकिन असली अमर प्राणियों के साथ। जमीन पर वापस रविस क्रोनोस के पास जाता है। वो कहता है, यो बॉस, आपको वो लोग याद हैं जिन्हें आपने हाईलैंड आइलैंड भेजा था? उन्हें कुछ अजीब मिला है। पता चलता है कि लॉर्ड कैथरीन देवताओं को सील करने के तरीके पर रिसर्च कर रहा है। और जब मैं कहता हूं कि क्रोनोस गुस्से से पागल हो गया, तो मेरा मतलब है इस आदमी का पूरा ऑरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्ला रहा है। वो आखिर किसे सील करने की प्लानिंग कर रहा है? क्योंकि सोचो, एक बार जब कैथरीन इस तकनीक में महारत हासिल कर लेता है तो लड़ना बेकार हो जाएगा। तुम किसी ऐसे को नहीं हरा सकते जो बस अपनी उंगलियां चटकाकर तुम्हें हमेशा के लिए देवताओं की जेल में बंद कर दे। तो क्रोनोस वहीं पर तुरंत फैसला करता है, हम कैथरीन को मार रहे हैं, अब इससे पहले कि ये हाथ से निकल जाए। राविस बस क्रोनोस को तूफान की तरह जाते हुए देखता है, और आप उसके दिमाग में चल रही साजिश को देख सकते हैं। वो देखते हैं कि क्रोनोस नज़र से ओझल हो गया है। ये अनजान आदमी झाड़ियों से बाहर निकलता है। वो कहता है, हमें दूसरों को बताना होगा कि क्रोनोस कैट्रॉन को मारने वाला है। दोस्तों, रविस यहाँ 4D चेस खेल रहा है। इस पूरे देवता शक्ति संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान मेसी ने हमारे लड़के को बताया कि राव मूल रूप से सिर्फ एक ड्रैगन शिकारी था, लेकिन जब देवताओं ने अपना दिव्य गृह युद्ध शुरू किया तो उसे अपना खेल बदलना पड़ा। थोड़ा आगे बढ़ें तो एक विशाल गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है। क्रोनोस सचमुच टेलीपोर्ट होता है, कैट्रॉन को गले से पकड़ता है और उसे जमीन में गाड़ देता है। कैट्रॉन बिल्कुल हैरान है, पूछ रहा है कि उसने आखिर गलत क्या किया। क्रोनोस उसके चेहरे के सामने आता है, उस पर सीलिंग टेक्निक सीखने का आरोप लगाता है, भले ही यह देवता कानून द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है। यहाँ तुम्हारा अंतिम लक्ष्य क्या है? हाँ, कैट्रॉन मासूम बनने की कोशिश करता है, कहता है कि इसका क्रोनोस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्रोनोस एक सेकंड के लिए भी इस पर विश्वास नहीं करता। उसे विश्वास है कि कैट्रॉन उसे नष्ट करने की साजिश रच रहा है, इसलिए वो एक घातक वार के लिए तैयार होता है। ठीक उसी पल कैट्रॉन फिर रविस को अपना काम करने का आदेश देता है, और ये पागल आदमी पानी से बाहर कूदता है और हाईलैंड आइलैंड सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। एक विशाल जादुई रचना पानी की सतह कर फैल जाती है। क्रोनोस राविस को देखता है और 2 बार देखता है, जैसे, रुको, तुम यहाँ थे। लेकिन वो पल भर का ध्यान भटकना ही कैट्रन के लिए काफी था। नीला देवता अपने हाथ सीधे क्रोनोस के सीने में घुसा देता है। ये शुरू से ही एक चाल था। कैट्रन कहता है, तुम्हें मुझ पर अपने दांत नहीं दिखाने चाहिए थे बेवकूफ। फिर जादुई जंजीरें बाहर निकलती हैं और क्रोनोस के चारों तरफ उसके रिएक्ट करने से भी तेजी से लिपट जाती हैं। कहती हैं कि कैसे क्रोनोस सीधे उनके जाल में चला आया और कोई उसे बचने नहीं देगा। जंजीरें उसके गले में लिपट जाती हैं, उसे पूरी तरह से गतिहीन कर देती हैं। 1 सेकंड बाद क्रोनोस सीधा इवापोरेट हो जाता है। पीछे बस उसकी जादुई तलवार बची है, जो एक वीडियो गेम बॉस के लूट की तरह वहां तैर रही है। कैटीन तलवार उठाता है, बहुत घमंडी दिख रहा है। कहता है, क्रोनोस ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ ऐसा खेला जाएगा। रविस रहसा सवाल पूछता है, जब दूसरे देवताओं को पता चलेगा कि तुमने अभी उनके एक सदस्य को मार डाला है तो क्या होगा? कैट शब्दों से भी जवाब नहीं देता, वो बस आराम से तलवार घुमाता है। ये विशाल एनर्जी वेव बाहर निकलती है, और जब ये दूर पहाड़ों तक पहुंचती है तो उन्हें ऐसे काट देती है जैसे वो कागज से बने हों। राविस विनाशकारी शक्ति से बिल्कुल हिल जाता है। सीलिंग टेक्निक और क्रोनोस की बची हुई शक्ति दोनों के साथ कैट्रॉन अब लगभग अजेय है। राविस तुरंत अपनी वफादारी की शपथ लेता है, कहता है कि कैसे कैट्रॉन अभी अस्तित्व का सबसे खतरनाक प्राणी बन गया है। और दोस्तों, ये वो पल था जब सब कुछ बदल गया। कैट्रॉन ने देवता सीलिंग टेक्निक को परफेक्ट करके अपनी नई शक्तियों का प्रदर्शन किया, और उसने इसे ऐसा बना दिया कि आम इंसान भी सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकते हैं।
उसने मूल रूप से देवता हत्या का लोकतंत्रीकरण कर दिया। केट्रॉन अजेय महसूस कर रहा था। क्रोनोस की वायलेट फ्लेम तलवार मिलने का मतलब था कि उसने उसकी दिव्य शक्ति का एक हिस्सा सोख लिया। लेकिन जो उसे एहसास नहीं हुआ वो ये था कि उसने अभी पैंडोरास बॉक्स खोल दिया था, क्योंकि सचमुच ये सबसे बुरा कदम था। उस पल से पैरानोया देवताओं के बीच जंगल की आग की तरह फैल गया। वो एक दूसरे पर संदेह करने लगे, एक दूसरे पर नजर रखने लगे, और जो कोई भी संदिग्ध दिखता उसे सीधा मार देते। देवता बेहद अवसरवादी हो गए और उन्होंने अपने युद्ध लड़ने के लिए इंसानों को शक्ति देना शुरू कर दिया। वो लोगों को प्रतिद्वंद्वी देवताओं को हराने के लिए दिव्य शक्ति के टुकड़े देते थे। देवताओं की लाशों की गिनती आसमान छूने लगी, लेकिन मानव जाति की शक्ति भी तेजी से बढ़ रही थी। आखिरकार इंसान देवताओं से ज्यादा शक्तिशाली हो गए। ऊप्स, कैट्रॉन पूरे डर से देखता है जब उसे एहसास होता है कि उसने क्या बना दिया है। इस दौरान राविस सालों से ठीक इसी परिदृश्य का इंतजार कर रहा था। राविस की ऐतिहासिक गद्दारी ने मानव जाति के लिए ये अंधकार भरा भविष्य लाया, लेकिन उसके लिए ये सब योजना के अनुसार था। कैट्रॉन को हराने के बाद राविस ने खुद को पूरी दुनिया का देवता घोषित कर दिया। मानव जाति ने जश्न मनाया और राव ने कहा, हाँ, अब मैं तुम्हारा देवता हूं। हमारा लड़का शिराओ अचानक वास्तविकता में वापस आ जाता है। उसका प्रोजेक्शन ग्लिच होने लगता है और अगले ही पल वो वापस आ गए। हमारा लड़का मेसियस की तरफ मुड़ा और उससे पूछा कि क्या बस इतना ही था। उसने उसे बताया कि शायद रविस ने इस कहानी को दबाए रखने के लिए कुछ किया था। अब शिराओ समझता है कि वो किस तरह के दुश्मन का सामना कर रहा है। एक आम इंसान जिसमें देवताओं को मैनिपुलेट करने की हिम्मत थी, और वो असल में सफल हुआ। कुछ समय बाद रविस क्वीन के पास कुछ जूसी खबर के साथ पहुंचता है। कहता है कि उसने हमारे लड़के की जांच की जैसा उसने कहा था, और फिर कहता है वो सचमुच एक दिलचस्प आदमी है क्योंकि उसकी नज़र हम पर भी है। ये सब सुनने के बाद क्वीन काफी हो चुकी थी। वो हवा में से जादुई खंजर प्रकट करती है और उन्हें सीधा रविस पर छोड़ती है। लेकिन इस हरामी ने ऑरा फार्म करने का फैसला किया और उन सबसे बच गया। और ये घमंडी हरामी बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। वो उसे शांति से कहता है, देखो, तुम क्लीने से छुटकारा पाने में मेरी मदद करो और मैं अपना वादा निभाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। जब बर्बारोस परिवार दरवाजे पर आएगा तो उनके क्रोध को तुम भी नहीं संभाल पाओगी। क्वीन को एहसास होता है कि यह अब असल में गंभीर मामला है। रविस अचानक मुस्कुराने लगता है, कहता है, रिलैक्स, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था। क्वीन की आंख फड़कती है। आप बता सकते हैं कि वो अंदर से गुस्से में है। वो एक मानसिक नोट बनाती है, मैं इस जादूगर को पहले मौके पर ही मार दूंगी। लेकिन रविस इसे ऐसे टाल देता है जैसे, हाँ, मौत की धमकियां बाद में, अभी हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उसे विश्वास है कि वो एक साथ इस अद्भुत साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं। इस दौरान वापस किले के डंजन में शिरू गुस्से में है। वो रविस की पिछली कहानी के बारे में और जानकारी मांगता है। वो कहता है, मुझे किस्मत की अंगूठी से सब कुछ दिखाओ, मुझे यहाँ पूरी तस्वीर चाहिए। उसे बताता है कि उसने अपना वादा निभाया और उसके लिए वो सारे आर्टिफैक्ट्स इकट्ठे किए। वो उससे पूछता है कि वो एक ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ सकता है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। किस्मत की अंगूठी मुसास के माध्यम से जवाब देती है कि सब कुछ बताने का ये सही समय नहीं है। जब समय आएगा शुरो खुद ही समझ जाएगा। शुरो अब चिढ़ रहा है, उसे पुकारते हुए, तुम हमेशा किस्मत की अंगूठी के पीछे छिप जाती हो जब भी मैं असली सवाल पूछता हूं। मेसियस शांत हो जाती है और कहती है कि वो बस एक अकेली आत्मा है। हमारा लड़का हंसता है, कहता है कि वो भी एक है। बाद में लिंग कैसल में शिराऊ आखिरकार कुछ आरामदायक नींद ले रहा है जब अचानक कैरल दरवाज़ा लात मारकर खोलती है और दोस्तों, वो बड़े भाई के लिए बड़ी खबर के साथ पूरी आवाज़ में चिल्ला रही है। शिराऊ कराहता है, सोचता है नींद से ज़्यादा ज़रूरी क्या हो सकता है। फिर कैरल बॉम्ब फोड़ती है, तुम इस किले के लॉर्ड बनने वाले हो। शिरू का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इससे पहले कि वो इस पर विचार कर पाता, शहर के लोगों की पूरी भीड़ उसके कमरे में घुस आती है और उसे प्रणाम करने लगती है। वो घोषणा करते हैं कि लिन कैसल अब शिरू का है। शहर को बचाने के लिए उनका धन्यवाद करने का उनका तरीका है। लेकिन हमारा लड़का सीधे मना कर देता है। भीड़ बिल्कुल कंफ्यूज है। लॉर्ड शिरू इसे क्यों ठुकरा रहे हैं? क्या ये पर्याप्त भुगतान नहीं है? शिरू एक गहरी सांस लेता है और सीधी बात कहता है, देखो, मैंने तुम लोगों को अपने दिल की अच्छाई से नहीं बचाया,
मैंने इसे अपने कारणों से किया। वो अपने पास रखी टेबल पर हाथ मारता है, जिससे सब उछल जाते हैं। अब मेरे कमरे से बाहर निकलो, मैं तुम्हारा बचाने वाला नहीं हूं। तुम्हें एक हीरो चाहिए? जाओ कोई और बेवकूफ़ ढूंढो जो वो भूमिका निभाने को तैयार हो। फिर इन बेवकूफ़ों से निपटना नहीं चाहते हुए वो बाहर चला जाता है। मन ही मन सोचता है कि वो किसी पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ मिनट बाद शीरू पहले ही किले के दरवाजों पर है, निकलने के लिए तैयार। मेसायस उसके पास तैरती है, सचमुच हैरान। तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? गांव वाले साफ तौर पर चाहते हैं कि तुम रुको। शीरो उसे बीच में ही रोक देता है। वो मुझे नहीं चाहते, वो उसे चाहते हैं जिस पर वो अपनी हीरो की कल्पनाओं को प्रोजेक्ट कर सकें। दोनों में फ़र्क है। मियास उस पर जोर देती है, क्या तुम्हारा यहाँ कोई लगाव नहीं है? तुम यहाँ 1 साल से हो। शीरो उसकी तरफ देखता भी नहीं और उससे पूछता है, किसी भी चीज़ से लगाव रखने का क्या फ़ायदा? और उसे बस चुप रहने और उसके पीछे आने के लिए कहता है। वो मुश्किल से 10 कदम चलता है जब उसे बारिश में एक छोटी सी आवाज़ अपना नाम चिल्लाते हुए सुनाई देती है। ये वही छोटी पिंक बालों वाली लड़की। हाई पूरी तरह से भीगी हुई, लेकिन उसके पीछे दौड़ रही है। वो जोर से सांस ले रही है, कहती है कि उसने सुना कि वो जा रहा है और उसे सफ़र के लिए प्रोविजंस देना चाहती थी। वो ये बिल्कुल सही से लपेटी हुई रोटियां निकालती है जो साफ तौर पर देखभाल से बनाई गई थीं। इस पूरे सीन में पहली बार शीरू का चेहरा नरम पड़ता है। वो इस इशारे से सचमुच खुश दिखता है। वो तोहफा स्वीकार करता है और सचमुच उसका धन्यवाद करता है। लड़की कहती है कि वो उसकी सुरक्षा के लिए देवताओं से प्रार्थना करेगी। जैसे ही वो गुड बॉय कहती है, वो एक पल के लिए रुकता है। सोचता है कि वो उन हरामियों को मारना चाहता है, लेकिन वो इस छोटी सी लड़की का दिल नहीं तोड़ सकता। इसलिए वो उसे कहता है कि वो इसके लिए आभारी है। वो उस आश्चर्यजनक रूप से अच्छे नोट पर अलग हो जाते हैं। जब शिरो चलता है तो वो रोटी को अच्छे से देखता है, कहता है कि ये एक अच्छी फसल का प्रतीक है। थोड़ा आगे बढ़ें और हम लावी कैसल के बाहर हैं, जहाँ बहुत ठंड है। कैरल कांप रही है, शिकायत कर रही है कि वो इस जवाने वाली ठंड में आग भी नहीं जला पा रही है। शिरो एक पेड़ से नीचे कूदता है और आराम से